वेलकम बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज करेंगे हम हमारे इस वीडियो में चैप्टर 10 प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन का पार्ट 3 और काफी कुछ सीखेंगे आज भी। लेकिन सबसे पहले जरूरी है कि आप इससे पहले वाली 2 वीडियो जो इसी चैप्टर की हैं वो जरूर देखें, अदरवाइज ये वाला पार्ट आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। तो पहले उन वीडियोस को देख लें। वीडियोस के लिंक इस डिस्क्रिप्शन में जरूर मिल जाएंगे आपको, और उनको अच्छे से समझ लें, फिर आप इस वीडियो को देखें ताकि आपको ये वीडियो भी अच्छे से समझ आए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अवतल दर्पणों के उपयोग से। तो अवतल दर्पण कहाँ कहाँ उपयोग होते हैं? तो ये सबसे पहले है सामान्यतः टॉर्च, सर्च लाइट तथा वाहनों के हेडलाइट मतलब जो आगे वाली लाइट्स होती है उसमें अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। दंत विशेषज्ञ मतलब जो दांतों के डॉक्टर होते हैं वो अवतल दर्पणों का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। तीसरा उपयोग है इनका उपयोग चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए शेविंग दर्पणों के रूप में भी किया जाता है। और चौथा उपयोग है सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए बड़े अवतल दर्पणों का उपयोग किया जाता है। ये अभिसारी दर्पण भी कहलाता है, मतलब कि ये सारे जो हमारी प्रकाश की किरणें उसे एक ही बिंदु पर केंद्रित कर देता है। इसी वजह से इसका उपयोग सौर भट्टियों में भी किया जाता है। तो ये तो थे अवतल दर्पणों के उपयोग। आइए अब जानते हैं उत्तल दर्पणों के उपयोग। तो उत्तल दर्पण के मेनली 2 उपयोग हैं, और पहला जो उपयोग है ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसी से प्रश्न आते हैं। इस प्रश्न को ऐसे भी पूछा जाता है कि वाहनों में पश्च दृश्य के रूप में कौन से दर्पणों का उपयोग किया जाता है और क्यों? तो सबसे पहले तो आपको याद रखना, अगर पश्च दृश्य का मतलब पिछले दृश्य देखने के लिए जो दर्पण उपयोग किया जाता है वो है उत्तल दर्पण, और इसे वाहनों में साइड मिरर के रूप में भी उपयोग किया जाता है। वही चीज है ये भी, पीछे का दृश्य देखने के लिए। तो आइए पढ़ते हैं। उत्तल दर्पणों का उपयोग सामान्यतः वाहनों में किया जाता है। इनमें ड्राइवर अपने पीछे के वाहनों को देख सकते हैं। उत्तल दर्पणों को इसलिए प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि ये सदैव सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब बनाते हैं और ड्राइवर को अपने पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को देखने में समर्थ बनाते हैं। मतलब पीछे का काफी बड़ा क्षेत्र देखने में हेल्प करते हैं, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाते हैं, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। और दूसरा उपयोग है दुकानों में इसका इस्तेमाल सिक्योरिटी दर्पण के रूप में भी किया जाता है। ये 2 उपयोग हैं उत्तल दर्पणों के। आइए अगला टॉपिक देखते हैं। ये जो टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे न्यूमेरिकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और पेपरों में भी डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, तो इसलिए इसको अच्छे से पढ़ना है। गोले दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी, इसको समझेंगे भी अच्छे से ताकि आपको न्यूमेरिकल्स भी अच्छे से समझ आ जाए। चलिए पहला पॉइंट देखते हैं। बिंब अर्थात वस्तु हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। इसका अर्थ है कि दर्पण पर बिंब से प्रकाश बाईं ओर से आपतित होता है। आइए इसे एक चित्र द्वारा समझते हैं। पहले इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं दोबारा से। वस्तु जो है वो दर्पण के बाईं ओर रखी जाती है और प्रकाश भी दर्पण पर बाईं ओर से ही आएगा। ये देखिए चित्र, ये देखिए यहाँ पर ये दर्पण है और ये जो वस्तु है यहाँ पर ये बाईं ओर रखी हुई है, ठीक है ना। किसके बाईं ओर रखी हुई है? दर्पण के बाईं ओर, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। और जो प्रकाश पड़ेगा वो किधर से आ रहा है? बाईं ओर से आ रहा है। ये बात आपने समझनी है, पहला पॉइंट था। आइए अगले 2 पॉइंट्स देखते हैं अब हम। एक तो ये तो बहुत आसान है कि मुख्य अक्ष के समानांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। दर्पण के ध्रुव का आपको पता ही है, तो हर एक दूरी को हम दर्पण के ध्रुव से मापेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है। कोई भी दूरी जो हम मापते हैं वो दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है, ठीक है। अब 2 तरफ हम माप सकते हैं दर्पण के ध्रुव से, एक हम अपने बाईं ओर और एक दाईं ओर। आइए जानते हैं। मूल बिंदु के दाईं ओर मतलब अगर हम राइट साइड में कोई भी दूरी मापते हैं तो उस दूरी की जो वैल्यू होगी वो धनात्मक मतलब पॉजिटिव में ली जाएगी वो वैल्यू, ठीक है। और मूल बिंदु के बाईं ओर अगर हम कोई दूरी मापते हैं तो वो कैसे ली जाएगी? ऋणात्मक, ठीक है। आइए देखते हैं इसको, दोनों पॉइंट्स को। इसमें ये आपको तो पता ही है P कहाँ पे है, ये है हमारा ध्रुव जिससे हमें दूरियों को मापना है, ठीक है। अगर हम मापते हैं बाईं ओर मतलब हमारे इस तरफ, तो सारी की सारी जो वैल्यूज है वो कैसे ली जाएगी? नेगेटिव में।
इसका मतलब ये है कि मान लें ये वस्तु यहाँ से 4 मीटर की दूरी पर है, तो ये क्योंकि बाईं ओर है तो क्या वैल्यू कही जाएगी, ये -4 मीटर। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम दाईं ओर मापते हैं कोई भी दूरी, सपोज मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे कोई चीज रखी हुई है, तो ये जो दूरी है अगर ये भी 4 मीटर है तो ये प्लस में 4 मीटर होगी, क्योंकि ये दाईं ओर मापी गई है तो हर वैल्यू पॉजिटिव होगी। ठीक है, तो दोनों बातें आई थिंक समझ में आ गई होंगी। आइए अब अगले 2 पॉइंट्स देखते हैं। मुख्य अक्ष के लंबवत तथा ऊपर की ओर मापी जाने वाली दूरियां धनात्मक मानी जाती हैं। ऊपर की तरफ जो भी वैल्यू हम मापेंगे वो पॉजिटिव होंगी और लंबवत नीचे की ओर मापी जाने वाली दूरियां ऋणात्मक मानी जाती है। समझ में आ गई होगी बात। फिर भी देख लेते हैं, जैसे कि ये वस्तु है, ये इसकी दूरी को हम ऊपर की तरफ मापेंगे। अगर मान लेते हैं ये 2 सेंटीमीटर ऊंची है तो ये +2 सेंटीमीटर मान जाएगी क्योंकि ऊपर की ओर मापी गई है। ठीक है, इसके अलावा ये जो दूरी है ये नीचे की तरफ है, ये जो प्रतिबिंब बना है ये नीचे की तरफ है। अगर इसकी भी ऊंचाई हम 2 सेंटीमीटर मान लें तो ये -2 सेंटीमीटर माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये किस तरफ है, नीचे की तरफ है, मुख्य अक्ष से नीचे की तरफ हम माप रहे हैं। तो ये 5 बातें आपको याद रखनी है। दोबारा से हम ये 5 बातें पढ़ लेते हैं। पहली बात, बिंब हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है और इसका मतलब ये हुआ बिंब से प्रकाश बाईं ओर से दर्पण पर आपतित होता है। मुख्य अक्ष के समानांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं। और तीसरा पॉइंट, मूल बिंदु के दाईं ओर मापी गई सभी दूरियां धनात्मक मानी जाती हैं और मूल बिंदु के बाईं ओर मापी गई दूरियां ऋणात्मक मानी जाती हैं। ठीक है, ये ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है आप इसे चाहे तो छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, ये समझाने के लिए है लेकिन इतना कोई जरूरी नहीं है। मुख्य अक्ष के लंबवत तथा ऊपर की ओर मापी जाने वाली दूरियां धनात्मक होती हैं और मुख्य अक्ष के लंबवत तथा नीचे की ओर मापी जाने वाली दूरियां कैसी होती हैं, ऋणात्मक होती हैं। तो ये 5 वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ध्यान रखने हैं। मैं इन्हें बार बार नहीं समझाऊंगा, आपको ये याद कर लेने, यहीं पर वीडियो को रोक के इन्हें लिख लीजिए, याद कर लीजिए, तभी हम आगे की जो वीडियो है वो समझ पाएंगे। चलिए आगे शुरू करते हैं। इनमें कुछ याद रखने योग्य बातें आ गई। बिंब की दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या हमेशा ऋणात्मक होती है। क्यों? क्योंकि आपको पता है ये हमारा अवतल दर्पण कुछ ऐसा होगा, तो ये हमारा इधर पेंट किया हुआ ये मुख्य अक्ष होगा अवतल दर्पण का, इसका फोकस इधर होता है और वक्रता केंद्र भी इधर होता है। तो अगर हम फोकस मापेंगे तो बाईं ओर जा रहे हैं और त्रिज्या r मापेंगे, वक्रता त्रिज्या, तो वो भी बाईं ओर माप रहे हैं। इन दोनों की वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव होगी। ठीक है, तो अवतल दर्पण के केस में तो सारी वैल्यूज नेगेटिव रहेंगी। लेकिन अगर हम बात करें उत्तल दर्पण की, तो उत्तल दर्पण के केस में क्या होगा, अब उत्तल दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या हमेशा धनात्मक होती है, क्योंकि उत्तल दर्पण कुछ ऐसे होता है हमारा। ठीक है, तो इसके मुख्य अक्ष कुछ इस तरीके से बनाया जाता है, इसका फोकस इधर होगा और वक्रता केंद्र भी इधर होगा। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो भी प्लस में होगी और वक्रता त्रिज्या भी जो है हमारी वो किसमें होगी, प्लस में होगी। तो इस तरीके से आपने ध्यान रखनी है कि उत्तल दर्पण के लिए तो दोनों चीजें ही प्लस में होंगी, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी, लेकिन अवतल दर्पण के लिए माइनस में होंगी, ऋणात्मक होंगी। आइए अगला टॉपिक देखते हैं, दर्पण सूत्र, वेरी इंपॉर्टेंट। इसी के आधार पर हमारे सारे न्यूमेरिकल्स आएंगे अभी जो इस वीडियो में हम देखेंगे, इसको अच्छे से समझेंगे। पहले तो बताया है गोलीय दर्पण में ध्रुव से बिंब की जो दूरी है, ध्रुव से बिंब की दूरी बिंब दूरी कहलाती है। ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी प्रतिबिंब दूरी कहलाती है, इसे हम v द्वारा लिखते हैं और बिंब दूरी को u द्वारा लिखते हैं। और ध्रुव से मुख्य फोकस की दूरी फोकस दूरी f कहलाती है। ये तीनों बातें ध्यान रखनी। अगर आपको समझ में आ गया तो वेरी गुड, नहीं तो देखिए मैं एक चित्र बना देता हूँ। जैसे कि मान लेते हैं ये हमारे पास अवतल दर्पण है, ये हमने मुख्य अक्ष बनाया, यहाँ पर f बनाया, यहाँ पर हमने c बनाया। ठीक है, अब मान लेते हैं मैंने यहाँ पर वस्तु रखी है, यहाँ पर वस्तु से सीधी प्रकाश की किरण जाएगी और f में से होकर गुजरेगी और दूसरी जो c में से जाएगी, यहाँ पर भी ये मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर हमारा बन गया प्रतिबिंब। अब हम यहाँ पर सब कुछ समझते हैं। सबसे पहले ये हमारा ध्रुव है और ये है हमारी वस्तु। ठीक है, तो ध्रुव से वस्तु की दूरी मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है, ध्रुव से वस्तु की दूरी, ये तो हो गई हमारी u, क्या लिखेंगे इसको, u। ठीक है, और ध्रुव से फोकस की दूरी क्या कहलाएगी, हमारी फोकस दूरी से लिखेंगे f। और यहाँ पर हमारा बना है प्रतिबिंब, प्रतिबिंब
की दूरी कहाँ से, ध्रुव से, इसे हम कहेंगे प्रतिबिंब दूरी और इसे हम लिखेंगे v। तो ये 3 चीजें हैं। आई थिंक समझ में आ गई होगी, नहीं आई तो इसी थोड़े से पार्ट को दोबारा देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो 3 चीजें ध्यान रखनी है, ध्रुव से बिंब की दूरी u, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी v और ध्रुव से फोकस की दूरी f, फोकस दूरी। ठीक है, तो ये तीनों चीजें हमारी यूज होंगी दर्पण सूत्र में। आइए अब देखते हैं कि हमारा दर्पण सूत्र क्या होता है। ये है हमारा दर्पण सूत्र, 1/v प्लस 1/u बराबर है 1/f। वेरी इंपॉर्टेंट, इसे याद कर लेंगे अभी लिख कर। ठीक है, तो इसकी परिभाषा भी आप देख सकते हैं, बिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी तथा फोकस दूरी के बीच संबंध को दर्पण सूत्र कहते हैं। तो ये हो गई हमारी प्रतिबिंब दूरी, ये बिंब दूरी और ये फोकस दूरी। ठीक है, इसके बाद एक और वेरी इंपॉर्टेंट सूत्र है हमारे पास, वो है आवर्धन सूत्र। तो आवर्धन जान लेते हैं पहले क्या होता है। गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न वह आपेक्षिक विस्तार है जिससे ज्ञात होता है कि कोई प्रतिबिंब बिंब की अपेक्षा कितना गुना बड़ा है। इसे प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई के अनुपात के रूप में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, तो ये है आवर्धन। इसका सूत्र ये याद रखना है आपने, m बराबर है प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश और बिंब की ऊंचाई h। ये बन गया हमारा सूत्र h डैश बटे में h। ठीक है, तो याद रखना है कि h डैश जो है वो हमारे प्रतिबिंब की ऊंचाई को दर्शाता है। यही मेन बात है इसमें याद रखने की, ये प्रतिबिंब की ऊंचाई को दर्शाएगा। और जो हमारा h है ये किसकी ऊंचाई को दर्शा रहा है, बिंब की ऊंचाई को दर्शा रहा है। ठीक है, इसके लिए आपने एक और चीज याद रखनी है कि जो आवर्धन है वो बिंब दूरी तथा प्रतिबिंब दूरी से भी संबंधित है। आवर्धन m जो है वो बिंब दूरी तथा प्रतिबिंब दूरी से भी संबंधित है, और v तथा u के साथ जो संबंध है उसको आप इस तरीके से याद रखेंगे। आवर्धन m बराबर है h डैश बटे h माइनस, वेरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर, माइनस v बटे u। तो ये चीज याद रखनी है कि आवर्धन सूत्र में, दर्पण के आवर्धन सूत्र में v बटे u के साथ माइनस का निशान लगा हुआ है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये था हमारा आवर्धन। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हमें याद रखनी है ताकि आपको न्यूमेरिकल ठीक से समझ आते रहें। यदि m ऋणात्मक है, यदि आवर्धन जो है उसकी वैल्यू है माइनस में, तो प्रतिबिंब वास्तविक होगा। याद रखिए, m माइनस मतलब प्रतिबिंब वास्तविक, m पॉजिटिव मतलब धनात्मक। ठीक है, तो प्रतिबिंब आभासी। ठीक है, मतलब मैं ये कहूँगा अगर m का मान आया -4 सेंटीमीटर, सपोज ले कर लेते हैं -4 आया, सेंटीमीटर नहीं लिया था, तो इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक। और अगर m का मान आया +6, तो इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा है, आभासी। ठीक है, तो m के मान से हम पता लगा लेंगे कि प्रतिबिंब वास्तविक है या आभासी है। h डैश मतलब जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है h के बराबर हो, मतलब अगर प्रतिबिंब की ऊंचाई बिंब की ऊंचाई के बराबर है तो m का मान 1 होगा। ठीक है, और प्रतिबिंब का आकार बिंब के बराबर होगा। ये ध्यान रखेंगे, जब h डैश h के बराबर है तो m 1 होगा और प्रतिबिंब का आकार बिंब के बराबर होगा। दूसरा, अगर h डैश बड़ा है h से तो m का मान भी बड़ा होगा 1 से, तो प्रतिबिंब बिंब से बड़ा होगा। यहाँ से हमें पता लग जाएगी कि भाई किस स्थिति में प्रतिबिंब छोटा होगा, किस स्थिति में प्रतिबिंब बिंब से या वस्तु से बड़ा होगा। और अगर h डैश की वैल्यू h से कम है, ठीक है, यहाँ पर ये मतलब h बड़ा है और ये h डैश जो है वो छोटा है, तो m का मान 1 से कम आएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो प्रतिबिंब है वो बिंब से छोटा होगा। ये 3 बातें। ठीक है, आगे ध्यान रखेंगे। ये भी एक इम्पोर्टेंट प्रश्न आ जाता है, समतल दर्पण का आवर्धन +1 होता है। हमेशा जो हम अपने घरों में समतल दर्पण उपयोग करते हैं उसका आवर्धन +1 होगा। तो प्लस का क्या मतलब है, प्लस साइन आभासी प्रतिबिंब दर्शाता है। प्लस का मतलब अभी हमने बताया था कि अगर m धनात्मक है तो इसका मतलब कि वो प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी होगा। ये पढ़ा था अभी हमने। और 1 है, इसका मतलब प्रतिबिंब का आकार बिंब के आकार के बराबर होगा। ठीक है, तो ये दोनों बातें हम पढ़ चुके हैं, उसी में से ही है ये बातें। आगे m पॉजिटिव और m अगर 1 से छोटा है
तो दर्पण उत्तल होगा। ये दर्पण कैसे, दर्पणों के बारे में बता देगा हमें ये आवर्धन कि अगर m की वैल्यू है पॉजिटिव और m का मान है 1 से कम, दर्पण कौन सा होगा? उत्तल। ऐसे ही अगर m का मान पॉजिटिव है लेकिन m की वैल्यू जो है वो 1 से ज्यादा है, मतलब अगर मैं कहूँ कि जो +2 वैल्यू आ गई, ठीक है, तो इसका मतलब दर्पण कौन सा होगा? अवतल। ठीक। और इसी तरीके से अगर मैं कहूँ कि m का मान नेगेटिव है, अगर m नेगेटिव में है तो इसका मतलब साफ है कि दर्पण कौन सा है? अवतल दर्पण। तो 2 केसेस में अवतल दर्पण है और 1 केस में उत्तल दर्पण है। तो m के मान से ही हम बहुत सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं, ध्यान रखेंगे। आइए इन्हीं से मिलती जुलती कुछ और इम्पोर्टेंट बातें हैं जो हमें याद रखनी है। एक तो है बिंब की ऊंचाई धनात्मक ली जाती है क्योंकि बिंब प्राय मुख्य अक्ष के ऊपर रखा जाता है। ये तो हमें पता ही है कि जो वस्तु होगी वो सीधी ऊपर की तरफ रखी जाएगी तो उसकी जो ऊंचाई है h का मान हमेशा पॉजिटिव में होगा। आभासी प्रतिबिंबों के लिए बिंब की ऊंचाई धनात्मक होगी क्योंकि आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, इसलिए आभासी प्रतिबिंबों के लिए बिंब की ऊंचाई धनात्मक होगी। और वास्तविक प्रतिबिंबों के लिए बिंब की ऊंचाई ऋणात्मक होगी। और वास्तविक प्रतिबिंब जो है वो हमेशा उल्टे बनेंगे, ठीक है, तो इसलिए उनकी बिंब की ऊंचाई ऋणात्मक मतलब नेगेटिव में होगी, माइनस में होगी। और आवर्धन के मान में ऋणात्मक चिन्ह से ज्ञात होता है कि प्रतिबिंब वास्तविक है, ये हम पहले ही कर चुके हैं। और अगर आवर्धन के मान में धनात्मक चिन्ह आता है तो इससे पता लगेगा कि जो प्रतिबिंब है वो हमारा आभासी प्रतिबिंब है। तो ये तो थी सारी बातें जो हमें याद रखनी थी, समझनी थी। सब कुछ आपने अच्छे से पढ़ लेना है, दोबारा पढ़ लेना है। अब इन्हीं के आधार पर हम शुरू करेंगे हमारे न्यूमेरिकल, और न्यूमेरिकल्स करेंगे हम हमारी अगली वीडियो में। तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।